नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लॉ एग्जाम्स के लिए इंडियन सिटीजनशिप लॉ यानी भारतीय नागरिकता कानून की पूरी लीगल हायरार्की को डिकोड करना। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं और इसे ऐसे डिकोड करते हैं कि एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 4 मुख्य हिस्सों को कवर करेंगे। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन यानी संवैधानिक आधार। दूसरा, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तीसरा, 2019 का अमेंडमेंट जिसे हम CAA कहते हैं। और आखिर में टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। बस यही हमारा आज का पूरा सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 पे एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। ये पार्ट सिर्फ ये तय करता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था। इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आर्टिकल 5 बात करता है डोमिसाइल यानी अधिवास के आधार पर सिटीजनशिप की। आर्टिकल 6 उनके लिए है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए। आर्टिकल 7 उन माइग्रेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान गए पर लौट आए। और आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले इंडियंस को कवर करता है। इससे बस इसी तरह से मेमोराइज कर लेना है। खैर, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 9 और 10 की तरफ। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो आर्टिकल 9 के तहत उसकी इंडियन सिटीजनशिप तुरंत खत्म। वहीं आर्टिकल 10 ये गारंटी देता है कि जो सिटीजन बन गया उसके राइट्स बनी रहेंगे। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के बनाए कानूनों पर डिपेंड करेगा। अब जो चीज सच में सबसे दिलचस्प है वो है आर्टिकल 11। यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज है जो सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के हाथों में दे देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे छीनेगी, इस पर कानून बनाने का सुप्रीम राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इसी आर्टिकल ने हमारे आगे के सभी सिटीजनशिप लॉज की मजबूत नींव रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखते हैं कि आर्टिकल 11 के मैंडेट से ये कैसे तैयार हुआ। आर्टिकल 11 ने जो पावर पार्लियामेंट को दी थी, उसी से जन्म हुआ सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। इसमें सिटीजनशिप पाने के 5 एकदम क्लियर तरीके दिए गए हैं: जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से और किसी नए क्षेत्र यानी टेरिटरी के शामिल होने पर। एग्जाम के नजरिए से 2 बातें एकदम क्रूशल हैं। पहली, ये सारे मामले सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। और दूसरी, इंडिया में सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल राइट है, ना कि कोई रेशियल राइट। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, 2019 का अमेंडमेंट यानी CAA। इसे हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक स्टैट्यूटरी अपडेट की तरह ही देखेंगे। और ये जो डिफरेंस है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कानून में असल बदलाव क्या हुआ है। लेफ्ट साइड में पुराना कानून है जहां नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप पाने के लिए 11 साल का रेजिडेंस जरूरी था। अब राइट साइड देखिए, CAA 2019 ने कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए इस टाइम को घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सीधा सा कंपैरिजन याद रखना बहुत जरूरी है। आइए इसके पैरामीटर्स को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यह अमेंडमेंट 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर लागू होता है: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। कट ऑफ डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे 6 शेड्यूल वाले एरियाज और इनर लाइन परमिट वाले स्टेट्स। और हाँ, एक फैक्ट जो एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, ये 126वां अमेंडमेंट बिल था जो पास होके 104 एक्ट बना। अब इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, फिर 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, इसके बाद वो इंपॉर्टेंट कट ऑफ डेट आती है 31 दिसंबर 2014। फिर 2019 में CAA पास हुआ और बिल्कुल रिसेंटली मार्च 2024 में इसके ऑनलाइन पोर्टल के रूल्स नोटिफाई किए गए। लॉ एग्जाम्स में ऐसे क्रोनोलॉजिकल सवालों को सॉल्व करने के लिए ये टाइमलाइन एक मास्टर की का काम करती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, मतलब सिटीजनशिप कैसे खत्म होती है। लॉ में सिर्फ राइट्स मिलना ही काफी नहीं है, वो छीन कैसे सकते हैं ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखते हैं। क्या होगा अगर कोई इंसान सिटीजनशिप ले लेता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने फर्जी या जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था? आखिर कानून ऐसे सीरियस केस को कैसे डील करेगा?
इसका जवाब 1955 के एक्ट के इन 3 तरीकों में मिलता है। पहला है रिनंसिएशन, यानी अपनी मर्जी से सिटीजनशिप सरेंडर कर देना। दूसरा है टर्मिनेशन, जो तब होता है जब कोई किसी और देश की सिटीजनशिप ले ले। और तीसरा है डेप्रिवेशन, यानी सरकार का जबरन नागरिकता छीन लेना। हमारे पिछले सिनेरियो का जवाब इसी तीसरे स्टेप में है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल सीधे तौर पर डेप्रिवेशन यानी सिटीजनशिप छीनने का ग्राउंड बनता है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करता है या फिर युद्ध के वक्त दुश्मन देश की मदद करता है तो भी सरकार सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रोविजन हमारी नेशनल सिक्योरिटी और सिस्टम की अखंडता को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। अब 1950 से लेकर आज तक के इन सारे बदलावों को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। आर्टिकल 11 के पास जो ये इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, वो आने वाले कल में इंडियन सिटीजनशिप की परिभाषा को और कैसे बदलेंगी? लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते रहिए।